बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में पहली दफ़ा ये सुना कि बिजली या पावर प्लांट्स के ज़रिए पैदा की जाएगी। मतलब पहले बिजली डैम्स या न्यूक्लियर से बनती थी, तो अब फॉसल फ्यूल से बनाई जाएगी। प्राइवेट पावर प्लांट्स बिजली बनाकर हुकूमत पाकिस्तान को बेचा करेंगे और उनका फ़ी यूनिट रेट दीगर बिजली पैदा करने वाले ज़राए से ज़्यादा होगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ जो माहदे किए गए वो डॉलरों में भी थे। वजह ये बताई गई कि एक तो पावर प्रोड्यूसर या सरमायाकार गैर मुल्की हैं जो अपने सरमाए से पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, लिहाजा उन्हें डॉलर ही में अदायगी करना होगी। दूसरे फ्यूल जिस पर बिजली बनाई जानी है वो भी साफ ज़ाहिर है डॉलरों के बदले पाकिस्तान लाया जाना है। यूँ पहली दफ़ा पाकिस्तान में बिजली के रेट्स को डॉलर के साथ नफी किया गया। लोगों को इल्म न था कि अब वो डॉलर मार्केट से जड़ रहे हैं। अब डॉलर के उतार चढ़ाव ही ने उनके पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के फैसले करने थे। कीमतों को कंट्रोल करने का अब एक ही हल था कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट के ज़रिए ज़्यादा डॉलर कमाए ताकि मुल्क में डॉलरों की कमी ना हो और एलसी खुलने में वक्त ना हो, जिससे पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत रहेगा। और यूँ तेल और गैस हम इंपोर्ट करेंगे, इसका असर लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगियों पर नहीं होगा। इस काम के लिए एक्सपोर्टर्स को बहुत सहूलतें दी गईं, जिनमें मुफ्त बिजली, गैस तक शामिल थी। ड्यूटी टैक्स माफ़ किया गया ताकि ये डॉलर्स कमा कर लाएं। बरसों बाद जब पानामा स्कैंडल सामने आया और एफबीआर ने इन बिजनेसमैनों को नोटिस किए जिनकी खुफिया जायदादें सामने आई थीं, जो उन्होंने बैरून मुल्क खरीदी थी और उन्हें एफबीआर से छुपाया गया था, तो अक्सर बिजनेसमैन उनमें एक्सपोर्टर्स थे जिन्होंने डॉलर्स वापस लाने के बजाय वहीं पार्क किए। कई ने वहाँ जायदादें खरीद लीं, इनवाइस में गड़बड़ की गई। अब बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत ने अपने तय बिजली बहरान हल करने के लिए सरमाकारों को ऐसी ऑफर्स की और उन्हें फ़ी यूनिट वो रेट दिया गया जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 के करीब पावर प्लांट्स लगाए गए। उन माहिदों की गारंटी जहां आलमी इदारे दे रहे थे, वहीं हुकूमत ने भी गारंटी दी कि अगर वापडा ने उन्हें बिजली के बिल क्लियर न किए तो रियासत पाकिस्तान अदायगियाँ करेगी। इन माहिदियों में यह भी लिखा गया कि हुकूमत पाकिस्तान या वापडा को इन पावर प्लांट से पैदा की गई सारी बिजली खरीदना होगी। अगर ना खरीदे तो भी उन्हें पैदाशुदा बिजली की अदायगी करना होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब वापडा ने मुल्क भर के कुल ज़रूरियात के 60% बिजली इन पावर प्लांट से खरीदनी थी, जो अब बिजली पैदा करने का बड़ा जरिया फ्यूल बन गया। डैम और दीगर ज़राए से पैदा होने वाली सस्ती बिजली अब किसी हुकूमत की तरजीह नहीं थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और पावर प्लांट्स मालिकान, जिनमें कुछ हुक्मरानों का भी शेयर था, का अपना मुफाद इसमें था कि पावर प्लांट से वही बिजली खरीदी जाएगी जो महंगी थी। यूँ आप देखें तो 90 की दहाई में डैम्स या मुतबादिल एनर्जी के मंसूबों पर काम नहीं किया गया। अगर फाइलों में कुछ काम हुआ तो भी उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पर अरबों रुपए खर्च करके फाइलें बंद कर दी गईं। यूँ एक तरफ महंगी बिजली पैदा होना शुरू हो गई, जिसका असर धीरे धीरे लोगों को महसूस होना था। दूसरी तरफ वापडा ने अपनी लाइन लॉसेस कम करने की कोशिश नहीं की। ऑफिशियल उदाद शुमार 20 से 30% तक दिखाई जाते रहे, लेकिन हकीकत में लाइन लॉसेस 40% तक पहुंच चुके थे। लाइन लॉसेस ज़्यादा होने की वजह ट्रांसमिशन लाइन्स का बोसीदा और पुराना होना था। वापडा मुलाजमिन को करोड़ों यूनिट्स मुफ्त मिल रहे थे, वो बिल भी आवाम से लेना था। इस ट्रांसमिशन सिस्टम को जदीद बनाने की कभी कोशिश न की गई। ये सिस्टम में ही 20-30% तक बिजली ज़ाया हो रही थी। दूसरी तरफ वापडा मुलाजमिन ने बड़े बड़े फैक्ट्री मालकान और आम लोगों को बिजली चोरी करने के तरीके सिखा दिए। उनका सिस्टम ईजाद हुआ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली और कुछ इलाकों के लोगों ने बिजली के बिल्स देने से इनकार कर दिया और वहाँ अगर ज़बरदस्ती की जाती तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाता। 1 अरब यूनिट्स पावर प्लांट्स रोज़ाना अपने सिस्टम से वापडा को बेच रहे थे, तो उनमें से सिर्फ 60% यूनिट्स का बिल वापडा वसूल कर पा रहा था। 40% ट्रांसमिशन लाइन्स फ्री बिजली, बिजली चोरी और बिल अदा न करने वाले इलाकों में ज़ाया हो रहा था। अब ये उन पावर प्लांट्स की जिम्मेदारी न थी कि वो इन 40% ज़ाया शुदा बिजली का बिल ना लें। अब वापडा ने 2 काम करने थे। एक तो महंगी बिजली का बिल लोगों को भेजना था और दूसरी तरफ 30-40% के करीब चोरी या ज़ाया होने वाली बिजली या जो लोग बिल्स नहीं दे रहे थे का नुकसान भी पूरा करना था। अब या तो हुकूमत बिजली के इन 30-40% तक लाइन लॉसेस, चोरी या बिलों की अदम अदायगी अपने ख़जाने से अदा करती रही थी, ताकि वो कंज्यूमर्स जो ईमानदारी से अपने बिल दे रहे थे उन पर उन 30-40% का बोझ ना पड़ता, या वो 40% लॉसेस का बिल्स भी उन्हीं लोगों से मुख्तलिफ टैक्सेस के नाम पर हर माह वसूल करते रहे और हर माह थोड़ी थोड़ी फ़ी यूनिट्स बिजली की कीमत बढ़ाते रहते ताकि वो 40% तक का खसारा पूरा होता रहे। अब हुकूमतें फंस गई कि बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो एहतियात का सामना है, नहीं बढ़ाते तो बिल इकट्ठा होता रहेगा जो सर्कुलर डेट बनेगा, जिस पर उल्टा अरबों रुपए सूद भी अदा करना होगा और इस सूद की अदायगी के लिए बिजली की कीमत बढ़ाना होगी। जब नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत 1997 में आई तो पहली दफ़ा इंकशाफ हुआ कि वो माहिदे किन खतरनाक शराइत पर किए गए थे।
پاکستان کو جتنی بجلی کی ضرورت تھی اس سے زیادہ خریدی جا رہی تھی۔ نواز شریف حکومت نے الزام لگایا کہ ان یک طرفہ کانٹریکٹس میں پھنسا گیا اور ریاست پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کانٹریکٹ سائن ہوئے۔ اب حکومت وہ معاہدے کینسل کرتی تو پاور پلانٹس نے دھمکی دی کہ وہ عالمی عدالت میں جا کر پاکستان پر مقدمہ کر کے اربوں ڈالر ہرجانہ وصول کریں گے۔ 1998 کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ وابڈا نے ان پاور پلانٹس کو 1.5 ارب ڈالرز کا بل ادا کرنا تھا اور 3 سال بعد 2001 میں یہ بل 3.4 ارب ڈالر تک پہنچ جانا تھا۔ بینظیر حکومت نے ان پاور پلانٹ سے 8000 میگا واٹ بجلی خریدنے کے معاہدے کیے تھے، جبکہ انسٹالڈ کیپیسٹی اس سے زائد تھی۔ یوں زیادہ بجلی پیدا ہو رہی تھی جس کو پاکستان کی ضرورت نہ تھی، لیکن معاہدوں کے تحت حکومت نے وہ ساری بجلی خریدنی تھی۔ اب پاکستان کا حشر وہی ہو چکا تھا کہ اگر معاہدے ختم کرتا ہے تو عالمی عدالت میں اربوں ڈالرز کے جرمانے کا سامنا کرتا، اور اگر معاہدے چلتے رہتے ہیں تو پھر بجلی نے مہنگا ہونا تھا۔ حالت وہی ہو چکی تھی کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ اگرچہ نواز شریف حکومت پیپلز پارٹی پر ان معاہدوں پر کرپشن کے الزامات لگا رہی تھی، لیکن جب تیسری دفعہ حکومت ملی تو نواز شریف حکومت کے بڑے لوگوں نے بھی ان پاور پلانٹس کو سرکولر ڈیٹ کی ادائیگیوں کے نام پر لمبا ہاتھ مارا۔ اسحاق ڈار نے 2014 میں سب رولز کی خلاف ورزی کر کے جس طرح ایک دن میں بغیر آڈٹ کرائے ان کمپنیوں کو 480 ارب روپے کی ادائیگی کرائی، اس نے سب کو ششدر کر دیا۔ آڈیٹر جنرل بلند اختر رانا نے اس میگا اسکینڈل کی انکوائری شروع کر دی۔ بلند اختر رانا کو علم نہ تھا کہ وہ مگرمچھوں کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں، جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔